हेलो जय हिंद साथियों। तो क्या हाल चाल है आपके। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो साथियों आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल से साथियों, जीके जीएस से साथियों कुछ ऐसे प्रश्न जो कि आपकी यूपी पुलिस परीक्षा के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो साथियों मैंने इस क्लास में सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं। तो साथियों इस बार क्लास को लास्ट तक जरूर देखते रहना। साथियों टोटल 50 क्वेश्चन होने वाले हैं इस क्लास में। तो 50 में से आप ये देखिए आपके कितने नंबर सही हो रहे हैं, यानी कि मॉक टेस्ट लगाइए इस क्लास में कि आपके इस क्लास से कितने नंबर बिल्कुल सही हो रहे हैं। और साथियों ये पिछली परीक्षाओं पर आधारित प्रश्न है, ना कि पिछली परीक्षा के क्वेश्चन है साथियों, सभी उन पर आधारित है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो साथियों इस वाली क्लास को जरूर देखते रहना। और साथियों हमारा प्रैक्टिस सेट 31 होने वाला है। अगर बाकी के प्रैक्टिस सेट अगर आपको देखने हैं तो साथियों हमारे चैनल पर एक खाकी वर्दी नाम से साथियों खाकी वर्दी नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां से जाके साथियों इस सभी प्रैक्टिस सेटों को एक बार से रिवीजन कर लीजिए। आपकी एग्जाम के लिए सभी क्लासें इंपॉर्टेंट और अच्छी लेवल की हैं, तो साथियों उनको जाके जरूर देखना। साथियों प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए साथियों आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है। साथियों टोटल आपके 50 क्वेश्चन होने हैं। 50 में से आप मॉक टेस्ट लगाइए कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। तो चलिए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया। अच्छे लेवल का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो साथियों पहले का ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तांबा। क्या तांबा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मानव द्वारा सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान ने की थी। किस सुल्तान ने की थी साथियों। मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने, बहलोल लोदी ने। तो क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने साथियों दीने अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाके डाउनलोड कर लेना। लेकिन पहले क्लास में मॉक टेस्ट लगाइए। किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई थी। बताइए साथियों किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। तो किसे दी गई थी। शिवाजी, क्राय, अकबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो क्या होगा सही आंसर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या शिवाजी को साथियों अष्ट प्रधान की संज्ञा दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सती प्रथा का अंत तथा ठगी प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किसे है। बताइए साथियों सती प्रथा, यहां पर दो बात हो रही है, सती प्रथा तथा अंत तथा ठगी प्रथा को अंत यानी कि समाप्त करने का श्रेय किसे है। तो किसे है साथियों। तो चौथे का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने साथियों इन सभी प्रथाओं को समाप्त किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य हड़प नीति निम्न में से किसके द्वारा लागू किया गया था। किसके द्वारा लागू किया गया था साथियों। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, लॉर्ड डलहौजी। तो साथियों आपने अभी तक 5 क्वेश्चन पढ़े, एक बार से क्लास को लाइक कर दी। सभी भाई लोग एक बार को क्लास को लाइक कर दिए, जो भाई नए आए वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। बताइए साथियों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन था। एक बार से इस प्रश्न का सही आंसर सभी भाई लोग बताएंगे क्या होगा। तो छठे का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। विशाख दत्त ने साथियों मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक को लिखा था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कला की राजधानी और पहाड़ी शैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए साथियों कला की राजस्थानी और पहाड़ियां यानी कि पहाड़ी शैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं। एक बार से साथियों सही आंसर बताइए। बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। कला की राजस्थानी और पहाड़ी शैलियां किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या चित्रकला के लिए। क्या सर जी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं। बताइए साथियों यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए विख्यात हैं। बताइए साथियों सही आंसर क्या होगा। तो 8 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारतनाट्यम। भारतनाट्यम बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा टेम्स नदी के किनारे। क्या? टेम्स नदी के किनारे साथियों ये स्थित है। आपको ध्यान रखना है ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 9 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मानक समय आधारित है। भारतीय मानक समय आधारित है, बताइए साथियों। तो 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 10 के का बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या? 10 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर साथियों भारतीय मानक समय आधारित है। ऑप्शन डी बिल्कुल ध्यान रखना है आपको इसकी डिटेल चाहिए। तो भारतीय मानक समय 82.30 मिनट पश्चिम देशांतर रेखा को माना गया है। यह रेखा ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ध्यान रखना है साथियों, आपको जो बताते जा रहा हूं उसको नोट करते जाना। भारत की मानक समय रेखा 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से गुजरती है। आपको ध्यान रखना है साथियों, भारत की जो मानक समय रेखा है साथियों वो 5 राज्यों से गुजरती है। आपको ध्यान रखना है जो भारतीय मानक समय की रेखा है साथियों वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। आपको ध्यान रखना है साथियों, यूपी से गुजरती है। क्या? यूपी से गुजरती है। और एमपी से गुजरती है। क्या? एमपी से गुजरती है साथियों आपकी। और छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से। नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? तो 11 का साथियों बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या? मंगल ग्रह पर। मंगल ग्रह पर साथियों पृथ्वी के अलावा वायुमंडल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है तो कौन जाना जाता है सर जी? तो 12 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बताइए साथियों भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। साथियों ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, हर परीक्षा में ज्यादा से ज्यादा पूछा जाता है। तो साथियों इसको एक बार से डिटेल में जरूर पढ़ लेना। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो कब किया गया था? तो 13 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 का सी बिल्कुल सही आंसर है। क्या? 1949 ईस्वी को साथियों 1949 ईस्वी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या? 14 का ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या? न्यू दिल्ली में, यानी कि न्यू दिल्ली में साथियों भारतीय विदेश व्यापार संस्थान स्थित है। आपको ध्यान रखना है न्यू दिल्ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो 15 का बताइए साथियों क्या होगा? तो भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। क्या? राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखना ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रपति होता है साथियों। ये अनुच्छेद 52 से संबंधित है। क्या? अनुच्छेद 52 को आपको ध्यान रखना है, एक बार से सुनो। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत होता है। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? 16वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और 16 का साथियों ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या? संसद में। संसद में निहित होती है साथियों। भारतीय संघ की जो शक्ति निहित होती है वो संसद में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है? वो बताइए साथी कौन सी रिट याचिका दायर की जा सकती है। 17वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 17 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या? ऑप्शन बी हो जाएगा। हेबियस कार्पस बंदी प्रत्यक्षण साथियों इस पर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा उल्लेख है? वो बताइए साथियों भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा उल्लेख है? तो किस में उल्लेख है साथियों? 18वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एक बार से सभी भाई लोग क्लास को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेंगे। और साथियों आपको सभी क्लासों की पीडीएफ चाहिए तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको सभी वीडियो को देखना पड़ेगा। उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। हमारे चैनल पर साथियों एक खाकी वर्दी नाम से साथियों
खाकी वर्दी नाम से एक प्लेलिस्ट बना रखी है खाकी वर्दी बैच नाम से, तो साथियों उसको जाके जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी खाकी वर्दी बैच नाम से, तो जाके उसको जरूर देख लेना। सभी क्लासें इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल की रखी गई हैं, तो साथियों उस क्लास को यानी कि उन क्लासों को जाके जरूर देख लेना, एक बार से उन क्लासों का रिवीजन कर लो साथियों, उनसे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। साथियों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पर आधारित हैं, लेकिन ये नहीं कि पिछले साल के हैं, लेकिन उनके आधार पर क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो जाके उनको जरूर देखना। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है, 18 में का साथियों 18 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या 18 का बी 8वीं अनुसूची में, क्या 8वीं अनुसूची में साथियों आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची में साथियों राजभाषा का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, बताइए साथियों कौन सी शर्त, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है, तो 19 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या संपत्ति स्वामित्व, तो साथियों ये साथियों आपकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं होती है। अगला क्वेश्चन आपका, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, बताइए साथियों विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, एक बार से साथियों इसका सही आंसर बताइए, और इस क्लास पर आप इस क्वेश्चन पर आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए और डबल स्टार करके अपने नोट में नोट कर लीजिए, आपकी क्लास आपके एग्जाम में देखने के लिए मिल भी सकता है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है, तो 20 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, एपीजे अब्दुल कलाम। साथियों एपीजे अब्दुल कलाम की काफी ज्यादा पुस्तकें पूछी जाती हैं, आत्मकथा पूछी जाती है, उनकी रचनाएं पूछी जाती हैं, साथियों आपको एक बार से जरूर पढ़ लेना एपीजे अब्दुल कलाम की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मामान होता है, बताइए साथियों निम्नलिखित में से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मामान होता है, कांच में, तांबा में, शीशा में, जल में, तो क्या होगा सही आंसर 21 का, तो 21 का सर जी ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जल में। क्या सर जी, जल में बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जल में साथियों ऊष्मा का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है, साथियों बताइए निम्नलिखित में जल जनित रोग कौन सा है, मधुमेह, हैजा, चेचक, मलेरिया, वो बताइए साथियों 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और 22 का बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्या हैजा, हैजा साथियों हैजा जो है साथियों आपका जल जनित रोग है, आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, बताइए साथियों ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, वो बताइए साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, तो 23 का साथियों ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, केवल प्रत्यावर्ती धारा से, क्या केवल प्रत्यावर्ती धारा से साथियों ट्रांसफार्मर काम करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है, वो बताइए साथियों उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किसे विश्वविद्यालय का स्तर प्राप्त नहीं है, तो किसे नहीं है साथियों वो बताइए सही आंसर क्या है, 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और साथियों 24 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद, साथियों ये विश्वविद्यालय स्तर पर प्राप्त नहीं है साथियों, आयुर्वेद कॉलेज फैजाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, वो बताइए साथियों उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक महिला साक्षरता है, तो कहां पर है, बुंदेलखंड क्षेत्र में, पूर्वी क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्र में, केंद्रीय क्षेत्र में, क्या होगा सही आंसर, तो 25 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या केंद्रीय क्षेत्र में साथियों, केंद्रीय क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की आर्थिक क्षेत्र में साथियों जो महिला साक्षरता है वो केंद्रीय क्षेत्र में हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है, बागों का शहर नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर प्रसिद्ध है। 26वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, और 26 का सही आंसर बताइए क्या होगा, 26 का एक बार से सभी भाई लोग सही आंसर लिखेंगे। चलिए इसका 26 का साथियों आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लखनऊ। क्या लखनऊ साथियों बागों का शहर भी कहा जाता है, लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट बताते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बागों का शहर कहा जाता है। लखनऊ में उत्तर मध्यकाल में कई इलाकों में बाग लगे हुए थे, बागों के लिए विख्यात लखनऊ में कई इलाकों का नाम इसमें संबंधित है। देखिए साथियों आपको बागों के नाम बताते हैं, जैसे आपका चार बाग हो गया, क्या चार बाग आपको ध्यान रखना है, चार बाग से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, चार बाग हो गया,
और हो गया आराम बाग। क्या आराम बाग साथियों ये भी आपका लखनऊ में है, आराम बाग आपका ये भी आपका लखनऊ में है आराम बाग। और आपका हो गया लाल बाग साथियों, ये 3 प्रसिद्ध बाग हैं, इनको नोट कर लेना। एक हो गया आपका, एक क्या होगा चार बाग हो गया, क्या चार बाग हो गया सर जी, चार बाग हो गया आपका। और एक हो गया सर जी आपका आराम बाग। क्या आराम बाग हो गया आराम बाग, आराम बाग को लिखना है। और आपको लिखना है लाल बाग। क्या लाल बाग को लिखना है सर जी लाल बाग। ये साथियों 3 बाग आपके लखनऊ में स्थित हैं और काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं साथियों, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ जरूर लेना। अगर साथियों आपको बागों के ऊपर, महोत्सव के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो कमेंट में टाइप करना, मैं आपके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके आऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उर्दू कवि मिर्जा गालिब तथा संगीत उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल कौन सा है? यानी कि उर्दू कवि मिर्जा गालिब और आपका पूछा है उस्ताद फैयाज खान का जन्म स्थल कौन सा है? तो 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और 27 का साथियों 27 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आगरा, आगरा में साथियों इन दोनों का जन्म स्थल स्थित है। मिर्जा गालिब और उस्ताद फैयाज खां का जन्म स्थल है आगरा में, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? वो बताइए साथियों कहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करती है? 28 में का वो बताइए क्या होगा सही आंसर? तो 28 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 का बी, पूर्वी क्षेत्र में साथियों, पूर्वी क्षेत्र में साथियों सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है जिसमें एक विधानसभा है, बताइए दूसरी निम्नलिखित में से कौन सी है? बताइए साथियों कौन सी है दूसरी? एक उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था है सती, जिसमें से एक आपकी विधानसभा हो जाएगी, दूसरी आपको बतानी कौन सी हो जाएगी, दूसरी क्या होगी साथियों बताइए। 29वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो 29 का, तो साथियों जो 29 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या ऑप्शन बी, विधान परिषद। एक आपकी विधानसभा हो जाएगी, दूसरी आपकी विधान परिषद हो जाएगी, आपको ध्यान रखना है साथियों। द्विसदनीय विधायिका संविधान के भाग 6, क्या संविधान के भाग 6 व अनुच्छेद 169 आपको ध्यान रखना है साथियों, इसके द्वारा बनाई जाती है। क्या इनके द्वारा संविधान के भाग 6 और अनुच्छेद 169 के द्वारा ये बनाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? बताइए साथियों खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होती है? 30वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए साथियों क्या है सही आंसर? तो साथियों 30 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक जीव से दूसरे जीव की ओर साथियों, एक जीव से दूसरे जीव की ओर साथियों ऊर्जा अंतरण होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कोयला, परमाणु, पेट्रोल, सौर। तो किसके द्वारा नहीं होती है साथियों? तो 31 का राइट आंसर वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। क्या सौर, सौर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सौर बिल्कुल सही आंसर है। ऊर्जा किस रूप से प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा से साथियों आपकी प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। सौर ऊर्जा का नवीनकृत स्रोत है, इसका मुख्य स्रोत सूर्य है। क्या ध्यान रखना आपको, इसका मुख्य स्रोत सूर्य है। यह 12मासी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्रदूषित रहित स्रोत है। कोयला, परमाणु तथा पेट्रोल ये साथियों आपके है ना, कोयला, परमाणु और ये पेट्रोल हैं साथियों आपके, ये प्रदूषित रहित यानी कि प्रदूषण कारक स्रोत है आपके तीनों। बाकी जो आपका सौर ऊर्जा है साथियों ये आपकी प्रदूषण की समस्या, इससे समस्या नहीं होती है। बाकी कोयला, परमाणु, पेट्रोल इन तीनों से आपकी प्रदूषण की समस्या हो जाती है, यानी कि प्रदूषण करित इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाढ़ को रोका जा सकता है, बाढ़ को रोका जा सकता है स्थल को ढालदार बनाकर या फिर भी जल आवरण को हटाकर, बनाव को काटकर, नदियों पर बांध बनाकर, वृक्षारोपण कर। बताइए साथियों बाढ़ को आप किस तरीके से रोकेंगे? अगर आपको दे दिया जाए तो किस तरीके से रोकेंगे? 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और साथियों 32 का क्या होगा सही आंसर? तो डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस तरीके से रोक सकते हैं, नदियों पर बांध बनाकर व वृक्षारोपण करके साथियों आप बाढ़ को रोक सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा जीएसटी पारित किया गया। बताइए साथियों, वह संविधान संशोधन जिसके द्वारा जीएसटी पारित किया गया, वो बताइए साथियों किसके द्वारा किया गया। तो साथियों आपका 101वां क्या 33 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 101वें संविधान संशोधन के द्वारा साथियों अधिनियम 2016 पारित हुआ। 8 सितंबर 2016 में अधिनियम इस संशोधन के द्वारा जीएसटी का प्रदान किया गया था। साथियों आपको ध्यान रखना है 8 सितंबर 2016 में साथियों आपका संशोधन के द्वारा जीएसटी का प्रावधान किया गया था और 101वें संविधान संशोधन के द्वारा आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है। बताइए साथियों निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है। टाटा मोटर्स, मारुति, महिंद्रा एंड महिंद्रा या फिर टोयोटा। तो 34 का बताइए साथियों क्या होगा सही आंसर। तो 34 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या महिंद्रा एंड महिंद्रा ने साथियों 2040 तक कार्बन न्यूट्रल होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक के संस्थापक का नाम क्या है। 35वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो सोशल नेटवर्किंग साइट फेसबुक के संस्थापक हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। क्या मार्क जुकरबर्ग हो जाएंगे। इस समय ये फेसबुक के चेयरमैन और सीईओ हैं। आपको ध्यान रखना है इस समय ये यानी कि वर्तमान में फेसबुक के सीईओ भी हैं और साथियों इसके चेयरमैन भी हैं, यानी कि चेयरमैन सीईओ हैं। फेसबुक का मुख्यालय साथियों कैलिफोर्निया में स्थित है। क्या अगर आपसे पूछे फेसबुक का मुख्यालय कहां पर है तो कैलिफोर्निया हो जाएगी। और कैलिफोर्निया है कहां पर, तो ये साथियों अमेरिका, यानी कि अमेरिका की कंपनी है। सर जी ये अमेरिका की कंपनी है फेसबुक, अमेरिका की कंपनी है फेसबुक। इसका साथियों जो मुख्यालय है वो कैलिफोर्निया में हो जाएगा और इसके सीईओ हो जाएंगे मार्क जुकरबर्ग। क्या मार्क जुकरबर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है। साथियों ये मैंने आपको दूसरी बार क्वेश्चन बता रहा हूं, सही आंसर क्या होगा। अगर आपने 2 से 3 वीडियो यानी पिछली 2 से 3 वीडियो अगर आपने देखी होंगी ना तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़ी आसानी से बता देंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहां अवस्थित है। कटक, शिमला, राजमुंदरी, लखनऊ। क्या होगा साथियों 36 में क्वेश्चन का राइट आंसर। तो 36 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या 36 का ए। कटक में साथियों आपका जो कटक है ना इसमें साथियों चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। आपको ध्यान रखना है कटक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बैरोमीटर की खोज किसने की थी। बैरोमीटर की खोज किसने की थी साथियों। तो 37 में बताइए क्या है सही आंसर। तो साथियों 37 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ईटोरिसली साथियों ये बैरोमीटर की खोज की थी इन्होंने। साथियों नाम पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, सॉरी माफी चाहता हूं, लेकिन जो बैरोमीटर की खोज की थी साथियों आपकी ईटोरिसेली ने की थी। क्या चलिए साथियों आप देख लेना, ईटोरिसेली ने इसकी खोज की थी। बैरोमीटर की खोज किसने की थी तो ईटोरिसेली ने की थी। आपको ध्यान रखना है साथियों, थोड़ा पढ़ने में माफी चाहूंगा, थोड़ा गलती हो गया। अगला है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन NATO के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन NATA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपका पहला कथन हो गया यहाँ पर, अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। दूसरा है आपकी इसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से सही है। तो कौन सा सही हो जाएगा बताइए साथियों, कौन सा कथन सही है। बिल्कुल अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। क्या बताइए साथियों बना क्या बताइए। नहीं बना ना, क्या बना नहीं बना। तो साथियों आप एक बार से ध्यान से पढ़िए फिर आप क्वेश्चन का आंसर लगाइए। क्या अप्रैल 2023 में फिनलैंड नाटो का 31वां सदस्य बना। क्या बना। तो कौन न बना सर जी, तो हाँ जी बना था। क्या हाँ जी बना था सर जी, हाँ जी बना था, बिल्कुल सही आंसर है। इसकी स्थापना वर्ष 1949 में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है, यानी कि इसकी स्थापना 1949 में की गई थी। हाँ जी की गई थी, बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या एक और दोनों साथियों आपके बिल्कुल सही है। आपको ध्यान रखना है साथियों, क्वेश्चन आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, कथन बना के पूछ सकता है। निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था, वो बताइए
साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारत का पहला वायसराय था? लॉर्ड कॉर्नवालिस, पिट्टू या फिर लॉर्ड कैनिंग या फिर रॉबर्ट क्लाइव? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या है? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग साथियों भारत का पहला वायसराय था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग, जो कि साथियों 1856 से 1858 तक था। इनके कार्यकाल में 1857 का विरोध हुआ था। जो साथियों 1857 की क्रांति हुई थी वो इन्हीं की शासन काल में हुई थी। भारतीय दंड संहिता 1858 एवं सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1859 की भी इन्हीं के काल में बनाई गई साथियों, इन्हीं के काल में बनाई गई थी। इंपोर्टेंट है साथियों, नोट कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहता है। अगर साथियों आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको वीडियो के तुरंत देखने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके उसको जरूर देख लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? देखो साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफी डीप क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। और साथियों चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको बाहर निकाला था। ये यूनानी थे साथियों, इनको बाहर निकालने का काम चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी? तो साथियों ये इल्तुतमिश की बेटी थी। आपको ध्यान रखना है इल्तुतमिश की। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों आपका, सुल्ताना रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने 1336 से 1240 तक शासन यानी कि दिल्ली पर शासन किया था। साथियों इंपोर्टेंट है, एक बार से दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सुल्ताना रजिया बेगम इल्तुतमिश की पुत्री थी। इसने 1236 से लेकर 1240 तक दिल्ली पर शासन किया। यह मुस्लिम एवं तुर्की इतिहास की पहली महिला शासक थी। इल्तुतमिश पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्ति किया था। तो साथियों आपके यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर जहां से पूछे साथियों वहीं से पूछ लेता है। तो साथियों आपको कुछ डीप भी पॉइंट ढूंढने हैं। तो साथियों इल्तुतमिश ने साथियों इल्तुतमिश एक पहला ऐसा शासक था जिसने अपने बाद किसी महिला को उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। साथियों कुछ पॉइंट आपको यहाँ से नोट कर लेने चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? निम्न में से किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी? तो साथियों इसमें आपको ऑप्शन में ढूंढना है, लाला हरदयाल किधर है? लाला हरदयाल किधर है साथियों? लाला हरदयाल किधर है? ऑप्शन सी में है। सर जी क्या? ऑप्शन सी में लाला हरदयाल ने की थी गदर पार्टी की स्थापना। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं साथियों, कब और किसने की। गदर पार्टी की स्थापना 25 जून 1913 को अमेरिका में की गई थी, जिसके संस्थापक सदस्य थे सोहन सिंह भाकना, करतार सिंह सरभा एवं लाला हरदयाल। इस पार्टी के अध्यक्ष भी लाला हरदयाल थे, यानी कि जो इनके गदर पार्टी के अध्यक्ष थे ये लाला हरदयाल थे साथियों। और इनके कितने सदस्य थे आपको यहाँ पर नाम दिख रहा है, सोहना सिंह भाकना और करतार सिंह सरभा एवं लाला हरदयाल, यानी कि टोटल 3 सदस्य थे साथियों इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? वो बताइए साथियों, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सवर्ण अवज्ञा आंदोलन कहां से प्रारंभ किया था? तो कहां से किया था सर जी बताइए? तो इन्होंने साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए साथियों। इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों आपका, सवर्ण अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं गांधी जी द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक था, जिसका प्रारंभ 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। जिसका प्रारंभ 1930 में हुआ था, 6 अप्रैल 1930 में हुआ था। इस आंदोलन का प्रारंभ साबरमती आश्रम पर नमक बनाकर किया गया था। साथियों आपको ध्यान रखना है, तो ये कहां से शुरू हुआ था सर जी? साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। आपको ध्यान रखना है कब शुरू हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को साथियों ये शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखें, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? वो बताइए साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? लोथल, कालीबंगा, रोपर, मोहनजोदड़ो। तो सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका ऑप्शन है लोथल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। छठे प्रश्न का ऑप्शन है लोथल, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है?
बताइए साथियों, एक क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछ लेता है साथियों। और साथियों टोटल आपके जो क्वेश्चन होने वाले हैं वो साथियों आपके 40 क्वेश्चन होने वाले, कितने 40 होने वाले हैं। अब 40 में साथियों आपको मॉक टेस्ट लगाना कि आपके कितने क्वेश्चन सही जा रहे हैं, यानी कि आपकी जीके जीएस से साथियों कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। 37 से 38 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से मिलेंगे देखने के लिए साथियों। तो आपको यहाँ पर उसी तरीके से ये प्रैक्टिस सेट बनाया है, देखते हैं साथियों आपके इस प्रैक्टिस सेट में से कितने नंबर बिल्कुल सही जाते हैं। चलिए साथियों, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है? तो किसको माना जाता है साथियों? तो किसको माना जाता है बताइए। 7वां प्रश्न, 7वां अमीर खुसरो हो जाएगा क्या? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप हैं, वो बताइए साथियों। भारतीय क्षेत्र में स्थित दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन से हैं वो बताइए। स्पेशल क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वो बताइए साथियों। आपके एग्जाम के छपने वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों 8वें प्रश्न का ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैरन एवं नारकोंडम, बैरन एवं नारकोंडम साथियों ये दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? साथियों यहाँ पर नहीं शब्द आ गया तो आपको पहचानना है कि किस राज्य से नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो साथियों उड़ीसा राज्य से नहीं गुजरती है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। चलिए जाते हैं कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। तो साथियों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और साथियों ये आपके 8 राज्य कंप्लीट हो गए। लेकिन आपका जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा आपकी ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया है यहाँ पर मैंने, यानी कि उड़ीसा कर्क रेखा पर अवस्थित नहीं है साथियों, इसलिए उड़ीसा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। आपको 8 नाम यहाँ से यहाँ तक आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। बाकी साथियों ये उड़ीसा वाला अलग से है। अगर साथियों आपकी इसकी पीडीएफ चाहिए मैंने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? बताइए साथियों विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? अब ऊंचे पठार की बात हुई है, वो बताइए साथियों कौन सा होगा? तो साथियों तिब्बत का पठार हो जाएगा। क्या? तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार है, आपको ये भी ध्यान रखना है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझाते हैं साथियों। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। यह उत्तर में टकलामकान रेगिस्तान से हिमालय पर्वत श्रृंखला तक विस्तृत है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 1000 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम तक इसकी लंबाई की बात करें साथियों तो 2500 किलोमीटर है। इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। साथियों आपके क्वेश्चन आपसे 2 बन जाते हैं। अगर साथियों आपको इसकी लंबाई पूछ ले, यानी कि इसकी लंबाई पूछे तो आपको 1000 किलोमीटर बताना है। क्या? 1000 किलोमीटर बताना है। और साथियों इसकी पूरब से पश्चिम तक की लंबाई पूछ ले तो आपको यानी कि 2500 बताना है। क्या? 2500 किलोमीटर। और साथियों इसे विश्व की छत भी कहा जाता है। किसको? तिब्बत के पठार को विश्व की छत भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, इंपोर्टेंट पॉइंट रहने वाले हैं। अगला क्वेश्चन आपका, चंद्र ग्रहण का कारण क्या है? चंद्र ग्रहण का कारण है, क्या कारण है साथियों बताइए। तो क्या कारण हो जाएगा? तो हो जाएगा सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना। क्या? ऑप्शन सी। क्या सर जी? ऑप्शन सी। सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना चंद्र ग्रहण का कारण बनता है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट से समझाते हैं चंद्र ग्रहण आखिर बनता कैसे है। चंद्र ग्रहण उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। ऐसा तभी हो सकता है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा इस क्रम में लगभग एक सीधी रेखा में अवस्थित हों साथियों। ऐसा कब होता है? ऐसा जब होता है जब तीनों साथियों सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा बिल्कुल एक सीधे में हो। जैसे आपका ये आपकी पृथ्वी हो गई, ये आपका सूर्य हो गया और ये आपका चंद्रमा हो गया, तभी साथियों आपका इस स्थिति में साथियों आपका ये चंद्र ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
SEBI का पूरा रूप क्या है? SEBI का पूरा रूप क्या है? साथियों बताइए, आपसे फुल फॉर्म भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है और देश की राजधानी तो पूछी ही जाती हैं, साथ में आपसे फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। साथियों आप सभी राजधानियों को एक बार से ना रिवीजन कर लेना, नहीं तो मैं आपको एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आप आराम देख लेना। तो 12 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, 12 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया साथियों SEBI का पूर्ण रूप होता है, आपको ध्यान रखना है ऑप्शन डी। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझाता हूँ। SEBI सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया भारत में प्रतिभूति और वित्त का नियमन बोर्ड है। इसकी स्थापना सेबी अधिनियम 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई। सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। क्या सेबी का मुख्यालय मुंबई में स्थित है? इसकी स्थापना होती है 1992 को, यानी कि 12 अप्रैल 1992 को इसकी स्थापना होती है। और इसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया साथियों इसकी फुल फॉर्म होती है। अगला क्वेश्चन आपका, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोच्चतम उदाहरण कौन सा है? वो बताइए साथियों, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोच्चतम उदाहरण कौन सा है? तो 13वां प्रश्न ऑप्शन ए बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस्पात उद्योग। क्या इस्पात उद्योग कहते हैं साथियों? इस्पात उद्योग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 14 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री की बात करें तो साथियों ये नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री। अगर आपसे वर्तमान में पूछूं नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है नरेंद्र मोदी। क्या? नरेंद्र मोदी को आपको ध्यान रखना है साथियों, नरेंद्र मोदी को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? बताइए साथियों, जो मूल कर्तव्यों का वर्णन है वो किस अनुच्छेद में है साथियों? तो 15वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और वो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 51 क्या अनुच्छेद 51 का में साथियों मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 51 का में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारी से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चलिए देखते हैं साथियों कौन सा है। ऑप्शन डी से पढ़ना चालू करते हैं। बंबई राज्य बनाम बलसारा नहीं साथियों, ये आपका गलत हो जाएगा। शर्मा बनाम कृष्णा नहीं। पश्चिम बंगाल बनाम भारत संघ 1963 नहीं। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? सभी को पता होगा कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है साथियों? तो करता है कौन? राज्यपाल। क्या? राज्यपाल करता है साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति। राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है साथियों? बताइए एक बार से। मैं आपको ये क्वेश्चन एक तरीके से ना आपको होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ, आप ये बताइए वर्तमान में राज्यपाल कौन है? वर्तमान में राज्यपाल कौन है? एक बार इसका सही आंसर सभी भाई लोग कमेंट में जरूर लिख देना। चलिए अगला इंपोर्टेंट पॉइंट से देखते हैं। साली उस क्वेश्चन का इंपोर्टेंट पॉइंट आपको बताना भूल गया, इंपोर्टेंट है आपका। संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान है जिसमें राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल अपने राज्य के सभी विद्यालयों का कुलपति भी होता है। कौन? राज्यपाल अपने राज्य के सभी विद्यालयों का कुलपति भी होता है, यानी कुलापति होता है। अगला क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा? कौन से अनुच्छेद में शामिल है वो बताइए साथियों, सही आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 1 में साथियों इसका बिल्कुल विवरण मिलता है। अगला क्वेश्चन देखें, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो कितनी होती है साथियों? 19 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। 65 वर्ष। क्या? 65 वर्ष बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हितोपदेश की रचना किसने की? हितोपदेश की रचना किसने की? तो नारायण पंडित ने।
किसने? नारायण पंडित। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं साथियों, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की। इसकी भाषा संस्कृत थी एवं इसमें भारतीय जनमानस तथा परिवेश के प्रभावित उपदेशात्मक कथाएं हैं। हितोपदेश की कथाएं अत्यंत सरल एवं सुगृहित हैं। हितोपदेश में आबू, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मालवा, हस्तिनापुर, कन्याकुब्ज और वाराणसी, मगध देश, कलिंग आदि स्थानों का उल्लेख किया गया है हितोपदेश में। साथियों, हितोपदेश में आपसे पूछे तो किसका अध्ययन किया गया है, आपको ध्यान रखना है। हितोपदेश में आबू, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, मामला यानी मालवा, हस्तिनापुर, कन्याकुब्ज और वाराणसी, मगध देश और आपकी कलिंग, ये साथियों इन जो स्थानों का इसमें वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है, कौन सा होता है साथियों? तो 21 का बताइए क्या होगा सही आंसर? तो 21 का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट होता है साथियों, जो कि डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट एक अकार्बनिक यौगिक है। इसे मीठा सोडा या खाने का सोडा भी कहते हैं। इसका अणु सूत्र है NaHCO3। क्या इसका जो रासायनिक सूत्र है NaHCO3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? स्पाईवेयर निम्न में से क्या है? तो क्या है सर जी? ये है साइबर जासूसी। क्या साइबर जासूसी हो जाएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? 23वां प्रश्न। कितने थे साथियों? 5 विश्वविद्यालय थे साथियों, आपके 5। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्ति विश्वविद्यालय है, बताइए साथियों उत्तर प्रदेश का एकमात्र मुक्ति विश्वविद्यालय कौन सा है? 24वां प्रश्न स्क्रीन पर है। 24 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 24 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन विश्वविद्यालय साथियों, ये आपका एक मुक्ति विश्वविद्यालय है। ऑप्शन डी राजश्री पुरुषोत्तम दासम और टंडन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विश्व पांचोई और दिसियाई उत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? तो किस जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं? 25 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 25 का सी जौन सारी जनजाति के द्वारा साथियों ये मनाए जाते हैं। कौन सी? विश्व पांचोई और दिसाई। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट तो साथियों आपका ये रहा, विश्व पांचोई और दिसाई उत्सव जौन सारी जनजाति द्वारा मनाए जाते हैं, मैंने आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यान संस्थान निम्न किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? बताइए साथियों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित राहुल सांकृत्यान संस्थान में किन दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है? तो किन का है साथियों? तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या? मोहरें और मृदा पात्र और सिक्के का साथियों इनमें वस्तुओं का संग्रह किया गया है। अगला क्वेश्चन आपका, उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहां स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित भारत कला भवन निम्नलिखित में से कहां स्थित है? बताइए साथियों क्या है सही आंसर? 27 का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाराणसी 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 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी। इंपोर्टेंट पॉइंट से समझते हैं, भारत कला भवन एवं वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में एक चित्रकला शैली है। यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। यहाँ की चित्र विधायिका 12वीं से 20वीं सदी तक भारतीय लघु चित्र प्रदर्शित करता है। साथियों आपको इसको ध्यान से पढ़ लेना है। भारत कला भवन वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रांगण में स्थित एक चित्रशाला है साथियों। यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय भी कहते हैं। किसको कहते हैं? हिंदू विश्वविद्यालय को साथियों एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय भी कहते हैं। साथियों आपको ध्यान रखना है।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक विद्या की शुरुआत किसने की? तो किसने की थी साथियों? तो किसने की थी? तो की थी साथियों ललित मोहन सेन ने। क्या? ललित मोहन सेन ने साथियों उत्तर प्रदेश में चित्रकला के विकास में ग्राफिक्स विद्या की शुरुआत की थी। ललित मोहन सेन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुलिस अधिनियम 1861 के अंतर्गत पुलिस शब्द में ऐसे व्यक्ति सम्मिलित हैं जो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। वो बताइए साथियों कौन से हैं? भर्ती किए गए, प्रशिक्षित किए गए, नियुक्त किए गए या फिर चयनित किए गए। तो 29 का कौन सा करेक्ट आंसर आपको लग रहा है साथियों? तो 29 का मुझे ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर लग रहा है। भर्ती किए गए साथियों, भर्ती किए गए व्यक्ति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? अपने जिले में विचाराधीन किसी फरार अपराधी का नाम काटने का आदेश कौन दे सकता है? तो कौन दे सकता है साथियों? तो जिला मजिस्ट्रेट में ही ये ताकत होती है, बाकी इसमें किसी में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? साथियों ये क्वेश्चन आपका काफी बार रिपीट हो चुका है, हमने भी कई बार ये आपके साथ में ये क्वेश्चन शेयर किया है। तो साथियों आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो आपको पता है यूनाइटेड प्रोविंस के नाम जाना जाता था सर जी, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? बताइए साथियों, किसी पारिस्थितिक तंत्र के समस्त अपघटक नष्ट होने पर कौन सा चक्र सर्वाधिक प्रभावित होगा? तो बताइए 32 का सही आंसर। तो 32 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 32 का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आंखों ही आंखों में आंसर दे दो। जैव भू रासायनिक जल चक्र। क्या? जैव भू रासायनिक चक्र साथियों ये है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? साथियों आपकी जो क्वेश्चन है, आपके सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के रखे हैं, और साथियों क्वेश्चन को पढ़कर आपको अंदाजा लग रहा होगा कि आपने क्वेश्चन किस तरीके से लेवल किए हैं। जैव विविधता की प्रचुरता तथा क्षेत्र विशेषी जीवों की प्रमुखता वाले संवेदनशील स्थल को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं सर जी? तो कहते हैं हरित स्थल। क्या? हरित स्थल कहते हैं। हरित स्थल बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है कहां पर किया जाता है? तो ऑप्शन बी में किया जाता है। ऑप्शन बी में IUCN के द्वारा साथियों रेड डाटा बुक का संकलन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मई 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के दौरान लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के पास सेंगोल स्थापित किया गया है। इस राजदंड सेंगोल का संबंध किस साम्राज्य से है? साथियों आपकी जो नया संसद भवन बना है ना साथियों, आपको ना उससे रिलेटेड उसकी स्थापना कब हुई, उसकी नींव कब हुई साथियों, वो बनकर कब तैयार हुआ, किसने बनवाया, उसका डिजाइन किसने तैयार किया, साथियों सभी कुछ उसके बारे में एक बार डिटेल में पढ़ लेना। साथियों आपके क्वेश्चन यानी कि एग्जाम आने की संभावना हो सकती है, गारंटी नहीं आ जाए लेकिन आ भी सकता है, तो क्या करोगे, छोड़ के ही आओगे ना। मई 2023 में नए संसद भवन के दौरान साथियों ये सेंगोल है ना, यहाँ से पढ़ो क्वेश्चन को, इस राजदंड सेंगोल का संबंध किससे साम्राज्य से है? यानी सेंगोल स्थापित किया गया उसका संबंध किससे साम्राज्य से है, यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में। तो सर जी ये चोल वंश, क्या चोल साम्राज्य से है? चोल साम्राज्य, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, किस राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है? बताइए साथियों किस राज्य सरकार द्वारा ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी तैयार करने की घोषणा की गई है? हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। तो साथियों 36 का बताइए कौन सा सही होगा? तो आपका HP बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। HP यानी कि हिमाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखें, GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? GST पंजीकरण संख्या में कुल कितने डिजिट हैं? पंजीकरण संख्या होती है साथियों, उसमें कितने
डिजिट होते हैं, यानी कितने अक्षर होते हैं, कितने नंबर होते हैं। तो बताइए साथियों, 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो साथियों इसमें 15 होते हैं ना, 15 होते हैं साथियों आपकी जीएसटी पंजीकरण संख्या में। मैं आपसे पूछूं साथियों, आपके आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? आधार कार्ड की बात करूं, आपके आधार कार्ड में कितने नंबर होते हैं? नंबर टाइप नहीं करना है, सिर्फ आपको उसका जो कितने नंबर का होता है, 15 का, 16 का। जैसे आपका मोबाइल नंबर क्या होता है, आपका मोबाइल नंबर 10 नंबर का होता है, ठीक उसी तरीके से आपको जो आधार साथियों, आधार के डिजिट आपको बताना कि आधार के डिजिट पूछा आपसे तो कितने होते हैं, बताना कमेंट में एक बार इसका सही आंसर। केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है साथियों, बताइए। 38वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और 38 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, देहरादून में साथियों केंद्रीय वन अनुसंधान स्थित है साथियों। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इंपोर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट के रूप में की गई थी। इसके भवन को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया जा चुका है। इसके भवन को राष्ट्रीय विरासत घोषित किया जा चुका है। 1906 में साथियों इसकी स्थापना होती है। किसकी? केंद्रीय वन अनुसंधान की स्थापना होती है देहरादून में। कब होती है? 1906 में होती है साथियों। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा जिला था जहां व्यावसायिक वानिकी के विरुद्ध चिपको आंदोलन शुरू हुआ था? साथियों आपको हिस्ट्री तो ना रट के रख देनी है। क्या हिस्ट्री तो आपको रट के रख देनी है, हिस्ट्री क्या आपको बिल्कुल चबा लेनी है, घोल कर पी लेनी है साथियों। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जो चिपको आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? वो आपका चमोली से शुरू हुआ था। क्या? चमोली गांव से शुरू हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर।